नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 30, जिसका नाम है अनुशीलन समिति, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। जन आंदोलनों का आवेश सोडा वाटर की बोतल खोलने के बाद आए हुए उफान की भांति एकाएक चारों ओर फैलकर शनैः शनैः कम हो जाता है। शासन की दमन नीति के चलने पर प्रारंभ की उत्कटता शांत हो जाती है। आंदोलनकारी समाज में यदि संगठन और ध्येय निष्ठा की कमी रही तो आंदोलन का बाह्य रूप तो थोड़े ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। केशवराव जब कलकत्ता गए तो क्रांतिकारी तरुणों को छोड़ शेष जनता में इसी प्रकार का चैतन्यहीन वातावरण फैला हुआ था। अभियोग से दोष मुक्त होकर बाहर आने के बाद सन 1909 में श्री अरविंद घोष ने स्थिति का बहुत ही यथार्थ वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि जब मैं कारागृह में गया था तब वंदे मातरम की गर्जना से संपूर्ण देश में एक चैतन्य का संचार हो गया था। एक राष्ट्र की आशा आकांक्षा से संपूर्ण देश उज्जीवित हो उठा था। अधःपात की दारुण दुर्व्यवस्था से ऊपर उठने की जनता की आशा आकांक्षा चारों ओर अंकुरित हो रही थी। परंतु बंदी गृह से बाहर आने पर जब मैंने उस उद्घोष को सुनने का प्रयास किया तो मुझे चारों ओर शांति नजर आई। संपूर्ण देश में एक आश्चर्यजनक नीरवता छाई हुई थी तथा जनता किंकर्तव्यमूढ़ दिखती थी। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि हमको दिखने वाली भावी के दिव्य स्वप्नों से उज्जवल देवी आकाश से स्थान पर अब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था, जिससे आसुरी वृत्ति की कड़कड़ाती हुई बिजली आंखों को चौंधिया रही थी। इस विषम परिस्थिति में भी जो जागरूक एवं सावधान थे, उनके प्रयत्न निरंतर होते रहते थे। उनमें देशभक्त पुलिन बिहारी दास की अनुशीलन समिति का प्रमुखता से उल्लेख करना होगा। सरकार की इतनी वक्र दृष्टि रहते हुए भी इसके कार्यकर्ता जनता को जागृत करने के लिए गुप्त रूप से पत्रक और पुस्तकें छापकर चुपचाप वितरित करते रहते थे। इस काम में केशवराव भी हाथ बटाते रहते थे। छुट्टियों में घर जाने वाले परिचित विद्यार्थियों के साथ वे इस प्रकार के साहित्य के गट्ठे विभिन्न प्रांतों में प्रचार के लिए भेजते थे। उन्होंने अनेक लोगों से जो घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित कर लिए थे, वे ही इस समय काम दे रहे थे। नागपुर की ओर भी इस प्रकार के पत्रक वे भेजते रहते थे। अनुशीलन समिति के प्रमुख श्री पुलिन बाबू स्नातक थे। बंग भंग के बाद सरकार ने विभिन्न कारणों से उन्हें बंद करने के अनेक दांव चलाए। कभी शस्त्रास्त्र इकट्ठा करने का अभियोग लगाया गया तो कभी लड़के भागने का आरोप। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना के बाद सरकार के समान मुसलमानों ने भी वहाँ के नवाब के बल भरोसे उसके विरुद्ध बहुत तूफान खड़ा किया। पहले उन्हें धमकियाँ दी गईं तथा बाद में प्रत्यक्ष आक्रमण भी किया गया। पुलिन बाबू के अखाड़े पर एक दिन अचानक 700 मुसलमानों ने हल्ला बोल दिया, परंतु अखाड़े में समिति के केवल 6 तरुणों ने इतनी सफाई और हिम्मत से उस आक्रमण का सामना किया कि 40-50 मुसलमान अक्षरशः वहीं घायल होकर गिर गए। बंगाल में पुलिन बाबू के ये अखाड़े वास्तव में देशभक्त तथा धैर्यशाली तरुणों के संस्कार केंद्र ही थे। केशवराव का पुलिन बाबू से कितना संबंध आया यह कहना कठिन है, क्योंकि 1909 के अगस्त में पुलिन बाबू को बिना किसी जांच पड़ताल के 2 वर्ष के लिए कारागार में डाल दिया गया था तथा वहां से छूटने के बाद 1-2 वर्ष में ही उन्हें काले पानी भेज दिया गया। अर्थात 1911 से 1913 के प्रारंभ तक ही केशवराव का थोड़ा बहुत संबंध उनके साथ रहा होगा, पर उन दिनों दोनों पर ही सरकार की कड़ी और टेढ़ी नज़र थी। श्री रामलाल वाजपेयी ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि छुट्टियों में वापस आते समय केशवराव के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वे 1-2-300 रुपये का रिवॉल्वर अपने साथ नागपुर के क्रांतिकारियों के लिए लेते आए। इसी प्रकार उन्होंने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन्हें अनुशीलन समिति में प्रवेश मिला था। प्रसिद्ध क्रांतिकारक श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती ने भी अपनी पुस्तक जेल में 30 वर्ष पृष्ठ 159 में लिखा है कि केशवराव के महाविद्यालय के ही एक छात्र श्री नलिनी किशोर ग्रह
उनको तथा डॉक्टर नारायणराव सावरकर को अनुशीलन समिति में लाए थे। भाग 30 यहीं समाप्त होता है। भाग 31 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।